हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो आप भी अपना स्कोर चेक कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सार्थक अधिगम यानी दोस्तों मीनिंगफुल लर्निंग में सहायक होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है। रटने की आदत को प्रोत्साहित करना, क्या यह सार्थक अधिगम होगा। यहाँ दोस्तों आपका एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए, यानी रट्टा आपको नहीं लगवाना है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पर भी आप एग्जाम के अंदर कोई भी ऑप्शन है और उसमें रटना लिखा है तो उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। बी कहता है कक्षा में गैर संदर्भित अधिगम को बढ़ावा देना, यानी ऐसा अधिगम जिससे कोई लेना देना नहीं है, क्या उसको बढ़ावा देना एक सार्थक अधिगम का पार्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बी भी कैंसिल हो गया। सी की बात करें, किसी समस्या पर काम करने के लिए कई तरीकों को प्रोत्साहित करना, यहाँ पे प्रोत्साहित करने वाली बात आ गई। और कोई भी टॉपिक है, कोई भी समस्या है, उस पर काम करने के लिए कई तरीके, ये आपका अच्छा है। ये ऑप्शन सही बात कर रहा है कि कई तरीके, जब किसी समस्या के हल के लिए कई तरीके खोजे जाते हैं तो वहाँ पे आपका ये सार्थक अधिगम होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। फिर भी डी देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए उत्तरों की नकल यानी कॉपी करना, ये आपका सार्थक अधिगम नहीं होगा। यहाँ से बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, सिर्फ कॉपी करेगा। तो सी ऑप्शन बेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो अब यहाँ से देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके अंदर 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर आपका क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल जो है वो पहला है। इसमें बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आता है कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक स्तर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, ये आपको फायदा देंगे। कन्वेंशनल जो होती है ये आपकी 7 से 11 लगभग होती है, और उसके बाद आती पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आता है। तो ये आपका 11 से ऊपर का बच्चा जब होता है तो आपकी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के में होता है। तो यहाँ पे गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली फीलिंग कब आती है, ये दोस्तों आपका जो आती है ये आपकी कन्वेंशनल लेवल जो है इसमें, यानी बच्चा समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहता है, यानी वो समझने लगता है कि लोगों की अपेक्षाएं उससे हैं और उसे अच्छा करना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। ये स्टेटमेंट कहता है, यानी शिक्षक जो है उसे बहुत सारे अवसर देने चाहिए, चांस देने चाहिए बच्चों को संवाद करने के और चर्चा करने के, डिबेट करने के। ए हो गया। बी कहता है अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्ट करना शामिल है। तो ये भी आपकी बात सही है, बच्चे इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो ये आपका अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों बातें सही हैं। यहाँ ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखिएगा। बेस्ट क्वेश्चन, जुड़वा भाई राम और श्याम के विकास की दर, जो उनके डेवलपमेंट की जो दर थी वो शुरू से ही भिन्न थी। राम का सिर पहले विकसित हुआ और श्याम के कंधे और हाथ। आपके अनुसार यह विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब बताइए भाई, यहाँ पे 2 जुड़वा भाई थे, राम और श्याम। राम का पहले सिर विकसित हुआ है और श्याम का कंधे और हाथ। ये दोस्तों क्या व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, या अनुमान का सिद्धांत है, या परस्पर संबंध का सिद्धांत है, या विकासात्मक दिशा का सिद्धांत है, यानी डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका सिद्धांत है ये विकासात्मक दिशा का सिद्धांत है। डी ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे थोड़ी और चीज हम सीख लेते हैं। जब जैसे आपका कोई 2 बालक हैं, 2 बच्चे हैं ए और बी, अगर किसी बच्चे का सिर पहले विकसित हुआ तो वो आपका सिफेलोकॉडल बोला जाता है। सिफेलोकॉडल में बच्चे का सिर विकसित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर किसी का सिर पहले विकसित होता है तो आपका सिफेलोकॉडल, याद रखिएगा
हिंदी आपकी बहुत ज़्यादा टफ है, इंग्लिश में याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। सिफेलोकॉडल में सबसे पहले बच्चे का सिर विकसित होता, उसके बाद उसके हाथ पैर विकसित होते हैं। और अगर दूसरी चीज होती प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चे का पहले दोस्तों मध्य का भाग जो होगा नाभि से यानी पेट से विकास होना शुरू होगा और उसके बाद वो उंगलियां चलाएगा, सिर का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें प्रॉक्सिमोडिस्टल और आपको सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल याद रखना है। सिफेलोकॉडल सी फॉर आपका सिफेलो और सी फॉर सिर। ठीक है, तो जिसमें सिर सबसे पहले विकसित होता है वो सिफेलोकॉडल होता है, अदरवाइज आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। तो ये याद रखिएगा, मैंने चैनल पर वीडियो भी अपलोड करके रखा है इसके बारे में। अगला क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। अब इसमें बताइए कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनकी क्या विशेषता नहीं है। एक कहता पढ़ने या लिखने में कठिनाई, इस नहीं को बस देख लीजिएगा सीटेट के अंदर। पढ़ने या लिखने में कठिनाई यानी ये तो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। इसमें कह रहा है कौन सा नहीं आती है। बौद्धिक कामकाज में कमी, ध्यान और स्मृति की समस्या, सामाजिक संपर्क में संघर्ष। फटाफट जवाब देंगे। ये आपका पढ़ने या लिखने में आपकी जो कठिनाई आती है उसे आपका डिस्कैल्कुलिया बोला जाता है या आपका डिसलेक्सिया बोला जाता है, डिस्ग्राफिया। लिखने में जो आपकी समस्या आती है जिन बच्चों को, उनको डिस्ग्राफिया होती है। आपकी पढ़ने में जो बी को डी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे डी को बी पढ़ लेते हैं, तो इन्हें डिसलेक्सिया होता है। बौद्धिक कामकाज में कमी, ये दोस्तों इनकी विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर किसी को कठिनाई हो रही बी को डी पढ़ने में तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेजी है। यहाँ पे कह रहा विशेषता नहीं है, तो बौद्धिक कामकाज में कमी ये अलग है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आती है। ध्यान और स्मृति की समस्या, इसमें दोस्तों ये लर्निंग डिसेबिलिटी है और बच्चे समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों के साथ, जिसमें बच्चे फंस के भी बोलते हैं, जिसे डिस्फेजिया बोला जाता है। तो ये आपका सामाजिक संपर्क में संघर्ष, ये भी आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो यहाँ ए, सी और डी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। तो क्योंकि आपसे नहीं पूछा है तो आपका निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिद्धांत के क्रम में सही नहीं है। नहीं यहां भी आपसे पूछा है, कह रहा है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, क्या यह बात सही है। बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा 2-3 बच्चे मान लीजिए आप लीजिए अपने मोहल्ले पास पड़ोस के, तो यहाँ क्या होगा, सबके विकास की गति अलग होगी। कोई पहले चलने लगेगा, कोई 2 महीने बाद चलेगा, किसी के दांत पहले निकल आएंगे, किसी के बाद में निकलेंगे, यानी सब में विकास की गति अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें नहीं पूछा है कौन सा नहीं होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। यह भी बात आपकी बी जो है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है, एक क्रम से विकास होता है। ठीक है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बात यह भी बिल्कुल सही है। तो यहां सी भी सही है आपका, क्योंकि विकास धीरे धीरे घटित होता रहता है, टाइम टू टाइम विकास अपने आप डेवलप होता रहता है बच्चा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये आपका क्या है, यहां नहीं पूछ रहा था, तो यही वाला आपका नहीं है। कैसे विकास की, आप जैसे आपका मान लीजिए बच्चा है और वो जब जन्म उसने लिया है, तो क्या आप उसके जन्म लेते ही बता देंगे कि ये आपका आगे चल के क्या बनने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों। या फिर आप बता देंगे कि ये 6 फीट का होगा, इसकी लंबाई 8 फीट होगी, या ये 2 फीट का ही रह जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास की सटीक गति जन्म के समय निर्धारित नहीं हो सकती है। यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा था। तो यहाँ ए बी सी तो बिल्कुल बात सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना, यहाँ पे एक काट दीजिए, ये बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या होता है। क्या बताता है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का समर्थन नहीं होता है, यानी यहाँ पे सामर्थ्य होगा, यहाँ सामर्थ्य। वंचित पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े हैं, उनको क्या अधिगम का उनमें सामर्थ्य नहीं होता, वो क्या सीख नहीं सकते हैं। ये कौन सी बात हो गई भाई। बहुत सारे आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे वो किस पृष्ठभूमि से, किस बैकग्राउंड से थे और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, तो ये बात तो आपकी गलत हो गई। निर्दिष्ट करता है विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है।
यह साबित करता है इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। यदि मान लीजिए आप टीचर हैं, आपके स्कूल में कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो क्या आप कहेंगे कि इसमें आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसे निकाल देना चाहिए? तो ये भी आपकी बात क्या है, गलत हो जाएगी। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। इसमें से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बात ये भी सही है, और मेरे हिसाब से भी थोड़ी थोड़ी यहाँ से ये वंचित वाली बात अगर छोड़ दें तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो है ये तो पक्का मेरे हिसाब से सही है। कहता है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे आपको गार्जियंस को यानी पेरेंट्स को और बच्चे को भगवान मान लेना है सीडीपी के अंदर, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभिभावक की गलती हो ही नहीं सकती। अगर बच्चा फेल हो जाता है, पढ़ नहीं रहा, तो अभिभावक की कोई गलती नहीं है, ना तो उसमें किसी भी प्रकार की कमियां हैं और ना तो वो वंचित पृष्ठभूमि का विद्यार्थी, ऐसा नहीं है कि उसमें सामर्थ्य नहीं होता, ये तो बात सही है। तो यहाँ पे आपको अभिभावक और बच्चे की कोई कमी ना निकालते हुए ये कह देना है कि भैया जो विद्यालय है हमारा, ये इसकी रुचियों की पूर्ति करने में और इसे शिक्षा देने में समर्थ नहीं है। हम लोग जो है नहीं पढ़ा पा रहे हैं, गलती हम लोगों की है कि बच्चा फेल हो गया, बस बात खत्म हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मजाक में थोड़ी सी बात हो गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ये क्या कहलाता है? एक भाई बच्ची है, उसके पास एक डॉल है, वो अपनी डॉल के रोज कपड़े बदलती है। वो कहती है कि मेरी डॉल साफ सुथरी रहे और मैं इसके रोज कपड़े अच्छे अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े इसको पहनाऊंगी। ये क्या कहलाता है? रचनावाद, व्यवहारवाद, जीववाद या मानववाद? तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की आपकी जो है थ्योरी दी है। उन्होंने इसके अंदर 4 स्टेजेस बताई हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया। स्पेशल फोर्स करके आप याद कर लीजिएगा। स्पेशल मतलब SPC और आपका F। यहाँ बात करें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ पे बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है सेंसरी मोटर के अंदर, इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ बच्चा 2 से आपका 7 वर्ष के बीच होता है, यहाँ बच्चा 7 से 11 के बीच होता है और यहाँ 11 से ऊपर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो बच्चा जो है किस स्टेज में है? आपका बच्चा है इस हिसाब से प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये कहती है, बालिका कहती है, ये रोज अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। ये दोस्तों क्योंकि वो समझती है, आपने देखा होगा बच्चों को, बच्चा अगर मान लीजिए जमीन पर गिर गया, उसकी माँ आती है और कहती है क्या हुआ, तो बच्चा क्या कहता है? इसने मुझे मारा है, धरती ने मुझे मारा है, या गेट से चोट लग जाती तो कहता है, तो माँ गेट पे मारती है, तो बच्चा शांत हो जाता है। यानी बच्चे को पता ही नहीं है कि गेट जो है या धरती जो है सजीव है या निर्जीव है, इसके चोट लगेगी या नहीं लगेगी। तो यहाँ बच्ची ये नहीं समझ पा रही है कि ये गुड़िया निर्जीव है, उसको एक ही कपड़े में रखा जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे बोलते हैं एनिमिज्म, यानी आपका जीववाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और इसमें बच्चा आपका 2 से 7 वर्ष के अंदर है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है 4-5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या कहलाता है? क्या ये उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, ईगोसेंट्रिज्म जो होता है, या उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है? बच्चे अपने आप से बातचीत करते हैं, यानी प्राइवेट स्पीच, अपने खुद से बातें करना। आपने बच्चों को देखा होगा खेलते समय वो खुद से बातें करते हैं। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में बाधा बिल्कुल नहीं डालता, बाधा वाले ऑप्शन आपको कैंसिल कर देना है। आत्म केंद्रिता को दर्शाता है। आत्म केंद्रिता वो होती है दोस्तों ईगोसेंट्रिज्म, जब आप जैसे टीवी देख रहे हैं, आपके पास आपका बच्चा बैठा है, आप कोई और चैनल देख रहे हैं और वो कार्टून देखने को चैनल बार बार रिमोट आपसे छीनना है, और वो चाहता है कि आप भी क्या देखें, कार्टून देखें, बार बार वो वही लगाएगा। अगर आप बदल देंगे तो वो दोबारा चला लेगा, मतलब आपसे लड़ाई भी कर देगा। यानी वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, इससे बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। अब यहां पे बात आती है, बच्चे अपने आप से बात करते हैं तो उनको अपनी सोच नियमित करने में ये उनकी मदद करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे मैंने आपको ईगोसेंट्रिज्म बता दिया है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है, सेंसिटिव है? प्रीनेटल स्टेज या अर्ली चाइल्डहुड या एडोलसेंस या एडल्टहुड? तो यहाँ पे बात करेंगे भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा चरण जो है, कौन सी स्टेज सेंसिटिव है। यहाँ दोस्तों भाषा के लिए क्या हो जाएगा, क्या जन्म से पूर्व तो होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ अर्ली चाइल्डहुड यानी बच्चा 6 वर्ष तक जब होता है तो यहाँ दोस्तों उसके दिमाग का 90% जो है वो डेवलप हो जाता है। तो भाषा अर्जन के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था यानी आपका लेटर चाइल्डहुड के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? सहानुभूति, सहयोग, अहम केंद्रिता या आपका परानुभूति? तो यहाँ बच्चा आपका उत्तर बाल्यावस्था में है यानी लेटर चाइल्डहुड में है। यहाँ बच्चे के अंदर सहानुभूति भी होगी, यहाँ बच्चे के अंदर सिंपैथी, कोऑपरेशन यानी कोऑपरेट करना, सहयोग करना, हेल्प करना भी होगा। परानुभूति ये एक ही बात है, सहानुभूति यानी आपका दूसरों के लिए कुछ करना। तो ये सारी बातें आपकी सही हैं। यहाँ दोस्तों बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता नहीं होगी, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईगोसेंट्रिज्म नहीं होगा। अगला दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषा वैज्ञानिक नोम चोम्स्की द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के विपरीत है? मनुष्य के पास भाषाओं को प्राप्त करने की एक सहज क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। नोम चोम्स्की ने कहा है बच्चे के अंदर लैड नाम की एक डिवाइस, काल्पनिक डिवाइस होती है जो भाषा अर्जन करने में उसकी मदद करती है। भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, ये बात सही है। बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से भाषाएं सीखते हैं, ऐसा आपका नोम चोम्स्की ने नहीं कहा है। यहाँ पे भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण काल होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचना एवं विशेषताएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ACD सही है, क्या रॉन्ग है? ऐसा आपका अनुकरण और प्रबलन ये नोम चोम्स्की द्वारा यूज नहीं किया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के अंदर और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। जय हिंद, वंदे मातरम।